एवरीवन, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एसएससी सीएचएसएल 2024 के जो एग्जाम्स हुए थे उसका 2 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का जीके जीएस का क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो ये सेट 5 है और इसके पहले मैंने सेट 1 to 4 डिस्कस कर दिया है, तो उसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। तो सबसे पहले इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि एसएससी में जितने भी एग्जाम्स होते हैं सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, जीडी, सभी के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस का क्वेश्चंस विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स उसका वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर ज्वाइन करें ताकि वहां से आप पीडीएफ को रिवाइज कर पाएंगे। और एक बात मैं और बता दूं कि आप एसएससी के किसी भी एग्जाम्स का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर का जीके जीएस का क्वेश्चंस और उसके अंदर का फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर इन इंडिया वाज द सोमाशिला डैम बिल्ट? भारत में किस नदी पर सोमाशिला बांध बनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 पेन्नार रिवर। तो 2019 जुलाई के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ डैम्स कितने हैं इंडिया में? 5334 और उसमें से है सोमाशिला डैम जो कि बनाया गया है कहाँ पे? पेन्नार रिवर पे। और ये कौन से स्टेट में है? ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। इसके बाद क्योंकि डैम्स कितने हैं, बहुत सारे डैम्स हैं इंडिया में, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो मेजर डैम्स हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उसे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले भवानी सागर डैम, ये तमिलनाडु में है भवानी रिवर पे। तुंगभद्रा डैम कर्नाटका में तुंगभद्रा रिवर पे। रिहांद डैम उत्तर प्रदेश में रिहांद रिवर पे। उसके बाद है मिथुन डैम झारखंड में बराका रिवर पे। कोयना डैम महाराष्ट्र में कोयना रिवर पे। बिसालपुर डैम कहाँ पे? राजस्थान में बानस रिवर पे। मेट्टूर डैम तमिलनाडु में है कावेरी रिवर पे। कृष्णराज सागर डैम कर्नाटका में है कावेरी रिवर पे। इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी पे। चेरुथोनी डैम केरला में है चेरुथोनी रिवर पे। सरदार सरोवर डैम है गुजरात में नर्मदा नदी पे। नागार्जुन सागर डैम है तेलंगाना में कृष्णा नदी पे। हीराकुंड डैम है उड़ीसा में महानदी पे। बाकरा नांगल डैम पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है, ये सतलज नदी पे है। उसके बाद है टेहरी डैम उत्तराखंड में भागीरथी नदी पे। तो ये सारे मेजर डैम्स थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, विच थियरी डिस्क्राइब्स द कलेक्टिव इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन अर्थ्स मूवमेंट्स ऑन इट्स क्लाइमेट ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स? कौन सा सिद्धांत हजारों वर्षों में अपनी जलवायु पर पृथ्वी की गति में परिवर्तन के सामूहिक प्रभावों का वर्णन करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मिलेनकोविच थियरी। तो मिलेनकोविच थियरी जो है वो दिया गया है किसके द्वारा? एक सर्बियन साइंटिस्ट थे मिलुटिन मिलेनकोविच, जिन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो अर्थ पे लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज जो होता है, यानी कि जैसे आइस का बनना, ग्लेशियर का बनना, ये सारे जो लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं? ये होते हैं अर्थ के जो ऑर्बिट और एक्सियल टिल्ट होता है उसमें जो साइक्लिकल वेरिएशंस होते हैं उसके कारण ये लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज अर्थ पे होते हैं। और ये किस तरह से होता है? तो इस तरह का जो साइक्लिकल वेरिएशन होता है अर्थ के ऑर्बिट और एक्सियल टिल्ट में, उसके कारण जो सोलर रेडिएशन जो अर्थ पे आता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में उस पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसके कारण ही लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज होते हैं। अब हम लोग इसे थोड़ा इमेज के हेल्प से समझेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सन है और ये अर्थ है। तो अर्थ का ये जो ऑर्बिट है वो पहले क्या था? इस तरह से था यहाँ पे, लेकिन ये ऑर्बिट चेंज होकर ये कैसा हो गया? इस तरह का हो गया। तो ये देख सकते हैं कि ये ऑर्बिट में बदलाव आए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड वाले इमेज में कि यहाँ पे क्या था? यहाँ पे इस तरह से टिल्ट था, अर्थ के टिल्ट में इस तरह का, अर्थ के एक्सियल टिल्ट इस तरह से थे, लेकिन
अब इसमें कैसे आ गए हैं, इस तरह से टिल्ट आ गए हैं, जो एक्सिस है इसका इस तरह से टिल्टेड है। तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे भी चेंज आए हैं, यहाँ इस तरह से, यहाँ से ऐसा हो गया, और इसमें भी ऑर्बिट में कैसा हो गया, पहले से अब इस तरह का ऑर्बिट हो गया, ये ऑर्बिट बदलाव हो गए। तो इस तरह का जो बदलाव आते हैं ऑर्बिट में और इसके एक्सिस के टिल्ट में, उसके कारण ही लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज होते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि जो ग्लेशियर का अर्थ पे बनना होता है वो भी एक लंबे समय का ही फिनोमेना है। तो उस तरह का जो फिनोमेना होता है जो कि ऑर्बिट और एक्सियल टिल्ट के वेरिएशन के कारण होते हैं, उसे एक्सप्लेन किया है मिलेनकोविच ने अपने थ्योरी में। तो ये था मिलेनकोविच थ्योरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया वोन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप एज ऑफ दिसंबर 2023? दिसंबर 2023 तक भारत ने कितनी बार दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप जीती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 9 टाइम्स। तो जो सैफ चैंपियनशिप है वो स्टार्ट कब हुआ? ये 1993 में स्टार्ट हुआ। ये खेला जाता है साउथ एशिया में। इसमें नंबर ऑफ टीम्स है 7, और इसका जो करंट चैंपियन है वो कौन है? वो इंडिया है। 2023 में इंडिया ने ही जीता है। और सबसे ज़्यादा टाइम किसने जीता है? ये भी इंडिया ने ही जीता है, जिसमें कि टोटल 9 टाइटल्स इंडिया ने जीते हैं। अब हम लोग 2023 का जो सैफ चैंपियनशिप हुआ है उसके रिजल्ट्स को देखेंगे। तो इसके होस्ट कंट्री कौन था? इंडिया था इसमें। और जो नेक्स्ट सैफ चैंपियनशिप होने वाला है 2025 का, उसमें होस्ट कंट्री कौन रहेगा? ये श्रीलंका रहेगा। और इसका वेन्यू कहाँ पे था? मतलब यानी कि 2023 का जो सैफ चैंपियनशिप हुआ है उसका वेन्यू कहाँ पे था इंडिया में? ये था श्री कांटीरावा स्टेडियम इन बेंगलोर, इंडिया। यानी कि बेंगलोर के श्री कांटीरावा स्टेडियम में इसे खेला गया है। इसके चैंपियन रहे 9th टाइम इंडिया ही, और इसमें रनर अप रहा कुवैत, और इसमें बेस्ट प्लेयर रहे सुनील छेत्री, और इसके बेस्ट गोलकीपर रहे अनिसुर रहमान जी को। तो इंडिया ने 9 टाइम्स टाइटल को जीते हैं सैफ चैंपियनशिप में। तो ये कौन कौन से ईयर में जीते हैं? इसमें 1993 में जीता इंडिया ने, 1997 में, 1999 में, 2005 में, 2009 में, 2011 में, 2015 में, 2021 में और 2023 में। तो ये सारे ईयर्स में इंडिया ने टाइटल्स जीते हैं। Next question is question number 4. Which of the following types of crops are sown after the ends of the monsoon season? मानसून के मौसम की समाप्ति के बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलें बोई जाती है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, राबी क्रॉप्स। यानी मानसून खत्म होने के बाद राबी क्रॉप्स को बोया जाता है। हम लोग इंडिया के जितने भी टाइप्स क्रॉप्स है उसे देखेंगे। सबसे पहले राबी क्रॉप्स, इसे विंटर क्रॉप्स भी बोला जाता है। इसे कब बोया जाता है? इसका टाइमिंग होता है सोइंग का अक्टूबर टू दिसंबर, यानी कि मानसून के ख़त्म होने के बाद। और इसका हार्वेस्टिंग होता है कब? मार्च और मई के बीच में, यानी कि स्प्रिंग सीजन में। और इसका एग्जाम्पल है वीट, बार्ले, मस्टर्ड, पीज, ग्राम जिसे चिकपी भी कहते हैं, ओट्स और लिनसीड। नेक्स्ट है खरीफ क्रॉप्स। इसे मानसून क्रॉप्स भी बोला जाता है। यानी कि ये कब लगाया जाएगा? इसका सोइंग होगा जून टू जुलाई के बीच में, और ये जो मानसून का अराइवल होता है उस टाइम ही इसे लगाया जाता है। और इसका हार्वेस्टिंग होता है सितंबर टू नवंबर, यानी कि मानसून सीजन एंड होने पे। इसका एग्जांपल्स है राइस, मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट जिसे बाजरा भी बोलते हैं, फिंगर मिलेट, रागी, अरहर जिसे एक तरह का पल्स है, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन। उसके बाद है जायद क्रॉप्स जिसे समर क्रॉप्स भी बोलते हैं। इसका सोइंग सीजन है मार्च टू जून, यानी कि खरीफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स के बीच में। और इसका हार्वेस्टिंग होता है जून टू जुलाई। और इसका एग्जाम्पल है वाटरमेलन, कुकुम्बर, बीटर गार्ड, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. वाई विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज द दीनदयाल अंत्योदय योजना स्टार्टेड? भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना शुरू की गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना जो है, ये एक गवर्नमेंट का स्कीम है जो कि काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में। और इसका काम क्या होता है?
इसका काम होता है पुअर पीपल को स्किल प्रोवाइड करना, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। और ये रिप्लेस किया है किसे, आजीविका स्कीम पहले चलता था उसे रिप्लेस किया है। इसका प्रोविज़न क्या है, यानी इस स्कीम में 500 करोड़ रुपीज़ खर्च करने का टारगेट किया गया है। और इसमें इसका एम क्या है, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना रूरल और अर्बन दोनों ही एरिया में, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है 0.5 मिलियन पीपल जो कि अर्बन एरिया में हैं, उन्हें 2016 से जब शुरू हुआ तो यहाँ पे टारगेट था कि 0.5 मिलियन पीपल को क्या करना, अर्बन एरिया में उसे स्किल प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। और रूरल एरिया का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये 2017 तक था कि 1 मिलियन पीपल को क्या करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। और इसके बाद क्या है, इसका और भी ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि अर्बन एरियाज में सर्विसेज प्रोवाइड करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करना, ट्रेनिंग सेंटर ओपन करना, वेंडर मार्केट्स को बढ़ावा देना, और जिनके पास घर नहीं है उन्हें परमानेंट शेल्टर भी प्रोवाइड करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ह्यूमन सिटीजन्स? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 5 टाइप्स के रिट्स जारी किए जा सकते हैं। तो जो रिट्स होता है वो क्या होता है, एक तरह का कमांड होता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में उसे रिट के माध्यम से वहाँ पे जा सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं। तो इंडिया में रिट्स 2 आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में एक्सप्लेन किया गया है। तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आप रिट्स फाइल कर सकते हैं कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आप रिट को फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में। ये दोनों डिफरेंस हैं दोनों आर्टिकल्स में। तो ये जो रिट्स है वो कब किस टाइम काम आता है, ये जब कोई भी पर्सन जो है फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो उसे इन्फोर्स करने के लिए इस रिट को लाया गया है। अब रिट जो इंडिया में है वो कितने टाइप्स के हैं, 5 टाइप्स के हैं। कौन कौन से, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्सरी और कोवरेंटो। तो हम लोग अब जितने भी रिट्स हैं उसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है, इसके लिए टर्म याद रखना है, टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी किसी पर्सन को अगर अरेस्ट कर लिया गया है लेकिन वो पर्सन क्या है, निर्दोष है, तो वो अपने, ये जो पर्सन है वो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए किसी भी पर्सन को प्रूफ में रख सकता है, ये उसका राइट है। तो इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है हैबियस कॉर्पस में। इसके लिए याद रखना है टू हैव द बॉडी ऑफ। नेक्स्ट है मैंडमस। मैंडमस के लिए याद रखना है बी कमांड, यानी कि इसमें अगर कोई पर्सन, क्या कोई भी पब्लिक ऑफिशियल है, यानी जो भी जॉब कर रहे हैं, वो अपने ड्यूटी को परफॉर्म करने में अगर फेल्ड होते हैं और अपने ड्यूटी को करने से रिफ्यूज करते हैं, तो उसे अपने ड्यूटी को रिज्यूम करने के लिए इस रिट को लाया जाता है, यानी उस पर्सन को बोला जाता है कि आप अपने ड्यूटी सही से करिए। और अगर नहीं वो करता है तो उसके लिए रिट फाइल किया जा सकता है इस मैंडमस रिट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। तो इसमें बताया गया है, इसके लिए याद रखना है बी कमांड, यानी हम लोग कमांड कर सकते हैं पब्लिक ऑफिशियल को, वो अगर अपने ड्यूटी को तो सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। इसके लिए याद रखना है वो टर्म टू फॉरबिड, यानी मना करना। तो इसमें क्या होता है, हमारे कंट्री में दो तरह के कोर्ट होते हैं, एक लोअर कोर्ट होते हैं और एक अपर कोर्ट होते हैं। तो इसमें अपर कोर्ट के, लोअर कोर्ट के द्वारा जुरिस्डिक्शन लाया जाता है, लेकिन अगर उसके काम में कुछ अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो अपर कोर्ट के द्वारा इसे लोअर कोर्ट को बीच में ही रोक दिया जाता है। और इसके बारे में बताया गया है प्रोहिबिशन रिट में। तो यही एक्सप्लेन किया गया प्रोहिबिशन में कि लोअर कोर्ट अगर कोई भी जुरिस्डिक्शन लाएगा तो उसमें अगर गड़बड़ी पाई जाएगी तो उसको बीच में ही रोक देना है। नेक्स्ट है सरस्वरी। सरस्वरी के लिए याद रखना है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। तो इसमें भी अपर कोर्ट और लोअर कोर्ट से ही रिलेटेड है।
तो इसमें देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस ये है प्रोहिबिशन और सरस्वती में, कि प्रोहिबिशन में क्या था कि बीच में काम को रोका जा रहा था, लेकिन जो सरस्वती है उसमें क्या होगा, लोअर कोर्ट और अपर कोर्ट है। तो लोअर कोर्ट क्या करता है, अपना जो जुरिस्डिक्शन है वो कंप्लीट दे देता है, उसके बाद क्या किया जाता है, अपर कोर्ट के द्वारा उसे रिव्यू किया जाता है। तो अगर कंप्लीट जुरिस्डिक्शन देने के बाद उसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर उसमें सुधार किया जाता है, उसे रेक्टिफाई किया जाता है अपर कोर्ट के द्वारा। तो ये डिफरेंस है दोनों में, प्रोहिबिशन में सरस्वती में, कि प्रोहिबिशन के अकॉर्डिंग बीच में ही काम को रोका जाएगा, लोअर कोर्ट के काम को रोका जाएगा, और सरस्वती में काम को पूरा होने के बाद रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद उसमें सुधार किया जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट को वारंटो। तो इसमें क्या है, इसके लिए याद रखना वाई, वॉट, ऑथोरिटी और वारंट। यानी कि अगर कोई पर्सन पब्लिक ऑफिशियल अपना काम कर रहा है तो उसके पास प्रूफ होना चाहिए कि वो किस ऑथोरिटी से काम को कर रहा है। तो ये सारे रिट्स थे, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। What is the name of the centrally sponsored scheme related with literacy that was launched by the Government of India in March 2023? भारत सरकार द्वारा मार्च 2023 में शुरू की गई साक्षरता से संबंधित केंद्र प्रायोजित योजना का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है उसे वो एक क्या है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी इसमें जितने भी पैसे खर्च होंगे वो सेंटर के द्वारा किया जाएगा, और ये इम्प्लीमेंट किया गया है 5 साल के लिए, 2022-23 से लेकर 2026-27 तक। इसमें फाइनेंशियल आउटले कितना है, कितना खर्च किया जाएगा, 1037.90 करोड़ इसमें पैसे खर्च किए जाएंगे। इस स्कीम का एम क्या है, इसमें 5 करोड़ जो नॉन लिटरेट है यानी असाक्षर लोग हैं, जो कि 15 साल से ऊपर के हैं या फिर 15 साल के हैं, उन लोगों को साक्षर किया जाएगा। और इस स्कीम का 5 कंपोनेंट्स क्या क्या है, यह है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, सेकेंड है क्रिटिकल लाइफ स्किल, थर्ड है वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, फोर्थ है बेसिक एजुकेशन, और फिफ्थ है कंटिन्यूइंग एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। मैच द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद द मास्ट्रो हु प्ले देम। निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों को उन वाद्य यंत्रों के साथ सम्मिलित कीजिए जो उन्हें बजाते हैं। तो कॉलम 1 में दिया हुआ है संतूर, सितार, शहनाई, सारंगी, और कॉलम 2 में दिया गया बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिंदा खान, पंडित शिव कुमार शर्मा और अनुष्का शंकर। तो इसे हम लोग को क्या करना है, मैच करना है। तो इसे मैच करेंगे, तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इसमें क्या है, संतूर ए के लिए कौन है, संतूर कौन बजाते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा, सॉरी। तो संतूर का हो जाएंगे पंडित शिव कुमार शर्मा, और बी सितार है, सितार का कौन हो जाएंगे, सितार का हो जाएंगे ऑप्शन क्या है, 4th ऑप्शन, तो इसका हो जाएगा अनुष्का शंकर। उसके बाद शहनाई कौन बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खान, सी का 1 हो जाएगा, और सारंगी कौन बजाते हैं, उस्ताद बिंदा खान, तो डी का 2 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट म्यूजिशियन हैं उन्हें देख लेते हैं। तो सितार के कौन से हैं, कौन कौन है, रविशंकर, मुश्ताक अली खान, विलायत खान, निखिल बनर्जी और अनुष्का शंकर। सरोद के कौन कौन हैं, हफीज खान, अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान। तो यहाँ पे मैंने वही सारे म्यूजिशियन को यहाँ पे लिया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो संतूर के हैं शिव कुमार शर्मा, फ्लूट के हैं एन रमनी, हरिप्रसाद चौरसिया, टी.आर. महालिंगम, पन्नालाल घोष। शहनाई के हैं बिस्मिल्लाह खान। उसके बाद तबला के हैं अल्लाह रखा, जकीर हुसैन, पंडित शामता प्रसाद, लातिफ खान, गुद्दाई महाराज और कुमार बोस। सारंगी के हैं उस्ताद बिंदा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इन 2023 गुलाब चांद कटारिया बिकम द गवर्नर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। 2023 में गुलाब चंद कटारिया निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल बने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 असम के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10।
मैच लिस्ट 1 नेम ऑफ द कंपोजिशन विथ लिस्ट 2 राइटर। तो लिस्ट 1 में कौन कौन है? वंदे मातरम, जनगण मन और पीपल ऑफ माई कंट्री। तो वंदे मातरम किसने लिखा है? वंदे मातरम के हो जाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और जनगण मन के हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, और पीपल ऑफ माई कंट्री के हो जाएंगे प्रदीप। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। 1 का बी, 2 का सी और 3 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। एज पर ओलंपिक रूल्स इन द थर्ड गेम, बैडमिंटन प्लेयर्स चेंज इंड्स व्हेन अ साइड स्कोर्स डैश पॉइंट्स। ओलंपिक नियमों के अनुसार तीसरे गेम में बैडमिंटन खिलाड़ी तब छोर बदलते हैं जब कोई पक्ष डैश अंक प्राप्त करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 11। तो बैडमिंटन में क्या होता है, इस तरह का बीच में नेट होता है और इस साइड एक प्लेयर होते हैं और इस साइड दूसरे प्लेयर होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे पूछा जा रहा था कि थर्ड गेम जब होता है तो ये जो प्लेयर्स होते हैं वो कितने पॉइंट होने पे अपने इंड्स को चेंज करते हैं, यानी कि जो लीडिंग प्लेयर होगा वो कितने पॉइंट होने पे, जो लीडिंग प्लेयर है उसका कितना पॉइंट होगा तो ये इंड्स को चेंज करने का मौका मिलेगा। तो ये 11 पॉइंट होने पे होता है, यही उसमें पूछा गया था। तो ओलंपिक बैडमिंटन जब होता है उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब फर्स्ट गेम जब होता है उसके इंड होने पे दोनों प्लेयर क्या करते हैं, अपने इंड्स को चेंज करते हैं, यानी कि फर्स्ट गेम कंप्लीट होने पे भी इंड को चेंज किया जाता है। लेकिन फर्स्ट गेम के इंड होने पे अगर डिसीजन फाइनल नहीं आते हैं कि कौन विनर है और कौन लूजर है, तो तीसरे गेम को खेलने का ज़रूरत होता है, नीड होता है। तो जब तीसरे गेम को खेला जाता है तब जो लीडिंग प्लेयर जो होते हैं वो अगर 11 पॉइंट ले लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तब क्या होता है, इंड्स को चेंज करने का फिर से मौका मिलता है। यानी कि दोनों जो इंड होते हैं, ये इंड और ये इंड, दोनों को चेंज करने का मौका फर्स्ट गेम में मिलता है और थर्ड गेम में मिलता है। और थर्ड गेम में कब मिलता है, जब लीडिंग प्लेयर जो होंगे 11 पॉइंट कंप्लीट कर लेंगे, तभी थर्ड गेम में इनको चेंज करने का मौका मिलता है। ये होता है कुछ रूल्स। अब पर्पस क्या होता है चेंज करने का, ये चेंज इसीलिए किए जाते हैं ताकि जो गेम है उसमें फेयरनेस इंश्योर हो सके, यानी किसी को ऐसा ना लगे कि किसी एक प्लेयर के साथ क्या हो रहा है, पार्शियलिटी किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, विंड होती है, लाइटिंग होते हैं, तो वो सारे फैक्टर के कारण ऐसा ना फील हो कि एक प्लेयर को फेवर किया जा रहा है, इसलिए ये इंड को चेंज करने का प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द लिप्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड डैश। पौधों की पत्तियों से जल की बूंदों के रूप में जल की हानि कहलाती है डैश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 गटेशन। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि अगर ये जो लिप्स है इससे क्या होता है, वाटर जो लॉस होता है उसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन का भी प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, वाटर का लॉस ही होता है। लेकिन दोनों में ये डिफरेंस है कि जो ट्रांसपीरेशन होता है वो पूरे प्लांट सरफेस से होता है, लेकिन जो गटेशन है वो इसके किनारों से होती है। तो लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया गया है क्वेश्चन में कि किनारों से लॉस हो रहा है वाटर का या फिर सरफेस से, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ट्रांसपीरेशन नहीं दिया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गटेशन। अब हम लोग ऑप्शन में जो भी दिए गए हैं टर्म उसे देख लेते हैं। तो ऑप्शन में सबसे पहले तो गटेशन है, इसमें मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, जो लिप्स है उससे लॉस ऑफ वाटर होता है लिक्विड ड्रॉपलेट का, कहाँ से, लिप्स के एज से यानी किनारों से। तो ये लिप्स है, इसके किनारों से वाटर का लॉस होता है, तो उस लॉस को कहते हैं गटेशन। और ये किस टाइम होगा, जब प्लांट का जो स्टोमेटा है वो क्लोज्ड होगा, यानी तो स्टोमेटा क्लोज्ड कब होता है, या तो वो नाइट के टाइम पे होगा या तो अर्ली मॉर्निंग में होगा। तो गटेशन में क्या होता है, ये होता है स्टोमेटा क्लोज्ड होने पे
अर्ली मॉर्निंग में या फिर नाइट में। लेकिन जो ट्रांसपिरेशन है उसमें भी लॉस ऑफ वाटर ही होते हैं, लेकिन ये लिप्स के सरफेस से होते हैं और या फिर प्लांट के और भी दूसरे एरियल पार्ट से। यानी प्लांट का जो पार्ट्स, स्टेम है, लिप्स है, सभी पार्ट से इसका क्या होता है, वाटर लॉस होता है, लेकिन मोस्टली लिप्स के सरफेस से ही होते हैं। और ये कब होता है, ये जब प्लांट्स का स्टोमेटा ओपन होता है उस टाइम ये प्रोसेस होता है। और प्लांट का स्टोमेटा कब ओपन होता है, ये डे टाइम में ओपन होता है। तो यानी ट्रांसपिरेशन हो जाएगा डे टाइम में और गटेशन हो जाएगा नाइट में, ये हो जाएगा नाइट में। उसके बाद है प्रोसेस ट्रांसलोकेशन का। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, मटेरियल जब मूव करता है लीव्स से कहाँ, दूसरे पार्ट में, पौधे के दूसरे पार्ट में, जब दूसरे पार्ट में मटेरियल का मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। उसके बाद है प्लाज्मोलाइसिस। ये क्या होता है, जब प्लांट के सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशन, जैसे कि सपोज एग्जांपल लेते हैं, ये ग्लास है, इसमें क्या है, वाटर है और वाटर के साथ क्या है, सॉल्ट है। तो सॉल्ट है उसे क्या बोलेंगे, सॉल्ट को बोलेंगे, सॉल्ट हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। और जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या होता है, सॉल्यूट जो होता है, यानी कि जो सॉल्ट है वो क्या है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यानी वो ज़्यादा अमाउंट में है वाटर के कंपैरिजन में। तो वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो वैसे सॉल्यूशन में अगर क्या किया जाता है, प्लांट के सेल को रख दिया जाता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ, ये प्लांट का सेल, ये क्या है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, इसमें प्लांट का सेल है, ये प्लांट का सेल है और ये यहाँ पे सॉल्यूशन रखा गया है, जो कि सॉल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, यानी कि बाहर में क्या है, वाटर कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है। तो वाटर कम होगा बाहर में, लेकिन और प्लांट के जो सेल है उसके अंदर वाटर क्या है, ज़्यादा है, यानी यहाँ पे वाटर क्या है, कम है। और प्लांट के जो सेल है वहाँ क्या होगा, वाटर ज़्यादा होगा। तो हमेशा क्या होता है, जब फ्लो होता है कॉन्सेंट्रेशन का, तो क्या होता है, हायर से लोअर की तरफ जाएगा। तो वाटर अंदर में ज़्यादा है, प्लांट सेल के अंदर ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ आएगा, तो प्लांट सेल के से क्या होगा, वाटर बाहर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब वाटर बाहर प्लांट सेल के अंदर से बाहर की तरफ फ्लो होगा तो क्या होगा, प्लांट का सेल है जो श्रिंक कर जाएगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। ये मैं इरेज कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 इज ए डैश इज अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इनसाइड अ गैलेक्सी। डैश एक आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस का एक बादल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 नेब्यूला। तो गैलेक्सी के अंदर डस्ट और गैस का जो क्लाउड है उसे कहते हैं नेब्यूला। तो गैलेक्सी होता क्या है, तो गैलेक्सी एक मैसिव स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, जिसमें कि बहुत सारे जो मटेरियल हैं सब जो कि एक दूसरे से ग्रेविटेशनली बॉन्डेड हैं। तो गैलेक्सी एक तरह का सिस्टम है, मैसिव सिस्टम है, जिसमें जो भी उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे से बॉन्डेड है। और उसमें क्या क्या है, स्टार्स है, स्टेलर ऑब्जेक्ट्स हैं, नेब्यूला है, और इसमें गैस और डस्ट भी हैं, ब्लैक होल है और डार्क मैटर है। तो इसी में से गैलेक्सी के अंदर नेब्यूला भी होता है, जो कि क्या है, गैस और डस्ट का एक लार्ज क्लाउड होता है। और अब हम लोग ऑप्शन में दिया गया था क्या क्या, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, ब्लैक होल, सभी को देखेंगे। तो क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर जो होता है वो सन का एक पार्ट होता है। तो सन का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें विजिबल सरफेस को कहते हैं फोटोस्फीयर, और फोटोस्फीयर का जो ऊपर का लेयर होता है उसे कहते हैं क्रोमोस्फीयर। तो ये
सन और ये होता है सन का, ये सारे पार्ट हैं, लेयर हैं। तो इसमें कोर है, रेडिएटिव जोन है, कन्वेक्शन जोन है, फोटोस्फीयर है जो कि विजिबल लेयर है, और फोटोस्फीयर के ऊपर का लेयर कहलाता है क्रोमोस्फीयर, फिर ट्रांजिशन रीजन है और सबसे ऊपर का लेयर कोरोना कहलाता है। उसके बाद है ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है? तो जो ब्लैक होल होता है वो जब स्टार्स बहुत लंबे समय के बाद कोलैप्स करते हैं तो उससे जो उसका जो इंड प्रोडक्ट होता है, उससे जो फॉर्मेशन होता है उसी को कहते हैं ब्लैक होल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। Who among the following was appointed to the UN Tax Committee in July 2021 as a member for the 2021 to 2025 टर्म? निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2021 में संयुक्त राष्ट्र कर समिति में 2021 से 2025 तक के कार्यकाल के लिए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, रश्मि रंजन दास को नियुक्त किया गया था। तो यूएन टैक्स कमेटी जो है वो बनाया इसे बनाया जाता है किस लिए? जो इसे बनाया जाता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन करने के लिए। किस चीज़ में? टैक्स मैटर्स में। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी टैक्स के काम होते हैं, टैक्स के मैटर्स होते हैं, उसके बारे में सजेशंस देने के लिए, कुछ एडवाइस देने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, सभी काम के लिए इस कमेटी को बनाया गया है। और ये एक सब्सिडियरी बॉडी है, यानी सहायक बॉडी है किसका? यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। इसका फोकस्ड होता है स्ट्रेंथन करना इंटरनेशनल टैक्स कोऑपरेशन को, और जो भी डेवलपिंग कंट्री है उन्हें सपोर्ट करना टैक्स सिस्टम में। तो ये जो कमेटी है वो हर साल दो बार मिलती है। कब कब? न्यूयॉर्क, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में और जेनेवा में। तो और यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने अपॉइंट किया 25 टैक्स एक्सपर्ट को अराउंड द वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं वो सभी कंट्री में से 25 टैक्स एक्सपर्ट को क्या क्या सेलेक्ट किया? किस काम के लिए? यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट जो है टैक्स मैटर पे जो काम करती है उसमें सपोर्ट करने के लिए, काम करने के लिए। और ये कब से कब तक के लिए? 2021 से लेकर 2025 तक के लिए बनाया गया इस एक्सपर्ट कमेटी को। और इसमें इंडिया से जो थी वो कौन थी? रश्मि रंजन दास थी। और ये कौन है? ये एक ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। तो इन्हें सिलेक्ट किया गया, रश्मि रंजन दास को, इंडिया से यूएन टैक्स कमेटी में, जिसे सिलेक्ट किया एंटोनियो गुटेरस ने, जो कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस? आधुनिक माइक्रो फाइनेंस के संस्थापक कौन है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद यूनिस। तो मोहम्मद यूनिस जो हैं वो माइक्रो फाइनेंस के फादर बोले जाते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस सर्विस जो होता है वो डिजाइन किया गया, बनाया गया है किसके लिए? जो कस्टमर एक्सक्लूडेड हैं, जो कि क्या है, लो इनकम पॉपुलेशन सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं जिनका इनकम बिल्कुल लो है, उन लोगों के लिए माइक्रो फाइनेंस सर्विस बनाया गया। इसमें जो भी सोशली मार्जिनलाइज्ड होते हैं और जो लोग क्या होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, उन लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए इस सर्विस को बनाया गया है। इसमें क्या किया जाता है? जो भी गरीब लोग होते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, उन लोगों के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड करना और उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना और उन्हें सपोर्ट करके, यानी उन्हें सहायता देकर उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रमोट करना, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स और स्मॉल बिजनेसेस की हेल्प से उनका सहायता प्रदान किया जाता है इस माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज के द्वारा। अब जो मोहम्मद यूनुस है, इन्होंने बनाया था माइक्रो फाइनेंस को, इसलिए इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस। और 2006 ईस्वी में मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया इस एफर्ट के लिए, माइक्रो क्रेडिट के लिए। और इस तरह से इन्होंने इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट किया पुअर पीपल का, उसके लिए।
और इसमें एक बात और बता दूं कि इसमें जो माइक्रो फाइनेंस के थ्रू जो लोन दिए जाते हैं गरीब लोगों को, वो क्या होते हैं, कोलैटरल फ्री होते हैं और इंटरेस्ट फ्री होते हैं, यानी बिना किसी एसेट्स को गिरवी रखे हुए इस लोन को दिया जाता है गरीब लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। PC Mahalanobis is remembered as a major contributor of India's development path because he dash। PC Mahalanobis को भारत के विकास पथ के एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में याद किया जाता है क्योंकि वह डैश। तो PC Mahalanobis कौन थे? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये थे, इन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान को बनाया था। तो जो PC महानलोबिस है उनका पूरा नाम है प्रसन्नता चंद्र महानलोबिस। ये 1893 से 1972 तक इन्होंने काम किया और इन्हें जाना जाता है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नेम से भी इंडिया में। और इन्होंने ये मेंबर थे फर्स्ट प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर भी रह चुके हैं और इन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान को बनाया। और इस तरह से फर्स्ट 5 ईयर प्लान किनके मॉडल पे बेस्ड था? ये था हेरोल्ड डोबर मॉडल के नाम पे बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्राइमरली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी? निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना का एक अभिन्न अंग थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो था उसे और भी दूसरे नाम से जाना जाता था आज़ाद हिंद फौज, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय बनाया गया था। किसके द्वारा? ये मिलिट्री फोर्स ने इसे बनाया था वर्ल्ड वॉर 2 के समय में। और इसका एम था इंडिया के इंडिपेंडेंस को सिक्योर करना ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में, यानी ब्रिटिश रूल से आज़ाद करवाना इसका एम था इस INA का, इंडियन नेशनल आर्मी का। और ये बनाया गया था किसके सपोर्ट से? जापानीज आर्मी के सपोर्ट से बनाया गया था, जिसे बाद में किन्होंने लीड किया? सुभाष चंद्र बोस ने। तो इनिशियली जब ये बना था तो ये कब बना था? 1942 ईस्वी में। किसके द्वारा? मोहन सिंह के द्वारा बनाया गया था, जो कि एक ऑफिसर रह चुके थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के। और ये जापानीज एम्पायर के सपोर्ट से इसे बनाया गया था। और बाद में क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस जो थे वो लीडर रहे INA के, और इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सन रहे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। विच क्लॉज ऑफ आर्टिकल 20 इनकॉर्पोरेट्स द डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी? अनुच्छेद 20 के किस खंड में दोहरे खतरे के सिद्धांत को शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। आर्टिकल 20 के क्लॉज 2 में से डबल जियोपार्डी को एक्सप्लेन किया गया है। तो आर्टिकल 20 किससे संबंध रखता है, किससे रिलेटेड है? तो इसमें है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 20 है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी किसी भी पर्सन को अगर आरोपी बनाया जा रहा है तो अगर आरोपी नहीं है, वो निर्दोष है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का जो दिया गया है अधिकार, वो किसमें? आर्टिकल 20 में इसे एक्सप्लेन किया गया है। तो आर्टिकल 20 के 3 क्लॉज हैं, 1, 2, 3। तो तीनों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहला है आर्टिकल 20 का 1 क्लॉज 1। इसमें है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, यानी इसमें क्या है कि अगर किसी पर्सन को पनिशमेंट दिया जा रहा है तो वो पनिशमेंट जिस टाइम प्रेजेंट में जो भी पनिशमेंट दिया जा रहा है वो प्रेजेंट के जो रूल्स बने हुए हैं पनिशमेंट के लिए उसी के अकॉर्डिंग दिया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये पर्सन जो गलती किया है वो प्रेजेंट में किया है और इसे पनिशमेंट पहले के रूल्स के अकॉर्डिंग यानी या फिर बाद का जो रूल बना है पनिशमेंट का उसके अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो भी पर्सन जो आरोपी होते हैं उन्हें पनिशमेंट प्रेजेंट में जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। फर्दर जो आगे बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं रूल्स पनिशमेंट देने के लिए, उसके अकॉर्डिंग इन्हें पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। तो ये एक्सप्लेन किया गया है आर्टिकल 20 के फर्स्ट क्लॉज में, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 20 का जो
टू क्लॉज है, इसमें है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। तो इसमें क्या है कि अगर कोई पर्सन क्या है जो आरोपी है, उसे अगर किसी गलत काम के लिए पनिशमेंट दिया जा रहा है तो उसे एक ही गलती के लिए, सेम ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दिए जा सकते। यानी कोई पर्सन है, इसने एक गलती किया तो एक गलती के लिए इसे 2 पनिशमेंट नहीं दिए जा सकते हैं, ये बोला जाता है। ये एक्सप्लेन किया गया है आर्टिकल 20 का सेकेंड क्लॉज में, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। नेक्स्ट है आर्टिकल 20 का थर्ड क्लॉज, इसमें है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमेशन। इसमें क्या है कि अगर कोई पर्सन, किसी ने ऑफेंस किया है, कोई आरोपी है, तो वो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए खुद विटनेस नहीं बन सकता, वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकता, वो इस तरह से नहीं प्रूफ कर सकता कि वो इसने गलती नहीं किया है। इस तरह से वो खुद विटनेस नहीं बन सकता, प्रूफ नहीं बन सकता। लेकिन उसका जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, वो उसका जो मटेरियल होगा, उसको विटनेस के रूप में यूज किया जा सकता है उसे निर्दोष साबित करने के लिए, लेकिन वो सेल्फ यूज नहीं हो सकता विटनेस के रूप में अगर उसे निर्दोष साबित करना है तो ये होता है आर्टिकल 20 के थर्ड क्लॉज में प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसमें क्या होता है, खुद नहीं यूज कर सकते अपने आप को विटनेस की तरह, लेकिन उसके मटेरियल को और उसके डॉक्यूमेंट्री को यूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट्स? भारत के जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच सबसे बड़ा अंतर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान। तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना है? 74.04%। मेल का लिटरेसी रेट है 82.14%। फीमेल का लिटरेसी रेट है 65.46%। हाईएस्ट लिटरेसी रेट है केरला का 93.91%। लोएस्ट लिटरेसी रेट है बिहार का 63.82%। और जो 2001 का सेंसस हुआ था और उसके बाद 2011 में जो सेंसस हुआ, उसमें लिटरेसी रेट कितना इंक्रीज किया? 9.21%। अब हम लोग देख लेते हैं, और मेल का जो लिटरेसी रेट है वो 2001 से 2011 में कितना इंक्रीज हुआ? 75.26% था 2001 में, और वो बढ़कर हो गया 2011 में 82.14%। और फीमेल का कितना इंक्रीज हुआ 2001 से 2011 में? तो 2001 में था 53.67%, और ये बढ़कर हो गया 65.46%। अब हम लोग मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट के गैप को देखेंगे। तो हाईएस्ट गैप रहा राजस्थान में, मेल का है 79.2% और फीमेल का है 52.66%। और सबसे कम कहाँ पे गैप है? केरला में। इसमें मेल का है 96.1% और फीमेल का है 92.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर? निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 अराविडु डायनेस्टी। तो विजयनगर एम्पायर का सबसे लास्ट डायनेस्टी था अराविडु डायनेस्टी। तो विजयनगर एम्पायर है जो साउथ इंडिया का एक फेमस किंगडम था। ये फेमस कब था? 1336 से लेकर 1646 ईस्वी के बीच में। और इसके 4 डायनेस्टी थे, संगम डायनेस्टी, सलूबा, टलुवा और अराविडु। और इसे इस्टेब्लिश किसने किया? 1336 ईस्वी में इसे इस्टेब्लिश किया हरिहर वन एंड बुक्का राया वन ने, जो कि संगम डायनेस्टी के रूलर थे। और विजयनगर एम्पायर का कैपिटल था विजयनगर ही, जो कि प्रेजेंट में कहाँ है? कर्नाटका के हम्पी शहर में है। और विजयनगर एम्पायर है जो सबसे ज़्यादा फेमस कब हुआ? कृष्णा देवराया के टाइम में, जो कि तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और इसका डिक्लाइन कब हुआ? बैटल ऑफ टालीकोटा के टाइम पे, जो कि 1565 ईस्वी में हुआ है। और इसमें विजयनगर फोर्सेस है जो कम्प्लीटली डिफीट हो गया। अब जो डायनेस्टीज है उसके इम्पोर्टेंट रूलर को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो सबसे पहले है संगम डायनेस्टी, जो कि रहा 1336 से 1485 ईस्वी तक। इसके फाउंडर रहे हरिहर वन एंड बुक्काराया वन, और इसके और भी रूलर थे देवाराया वन और देवाराया टू। उसके बाद है सलूबा डायनेस्टी 1485 से 1505 ईस्वी। इसके इम्पोर्टेंट रूलर थे नरसिम्हा राया। उसके बाद तुलुवा डायनेस्टी 1505 से 1570, इसके इम्पोर्टेंट रूलर थे कृष्णा देवा राया। उसके बाद लास्ट डायनेस्टी था अराविडु डायनेस्टी 1570 से 1646, इसके रहे तिरुमाला राया। और जो कन्नड़ जो था ये कोर्ट लैंग्वेज था विजयनगर एम्पायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इन एमएस वर्ड which feature allows you to create different headers and footers for odd and even page in a document? MS वर्ड में कौन सी सुविधा आपको दस्तावेज में विषम और सम पृष्ठों के लिए अलग अलग हेडर और फुटर बनाने की अनुमति देती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। तो अब मैं इसे थोड़ा इमेज के हेल्प से मैं समझाती हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। तो सबसे पहले तो क्या करना है आप लोगों को, MS वर्ड कंप्यूटर में ओपन करना है और वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस इस तरह से ओपन होकर आते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, इस तरह से ऑप्शंस होते हैं। तो इसमें क्या करना है, आप लोग को इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे जाने पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हेडर का ऑप्शन आता है और एक फुटर का आता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई पेज सिलेक्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप लोगों को अगर हेड में ऊपर में कुछ लिखना है, सेट करना है, तो आप हेडर सेलेक्ट करेंगे। नीचे में कुछ लिखना है तो आप फुटर सेलेक्ट करेंगे। यानी ये कब काम आता है कि अगर बहुत सारे पेज को लिखना है, ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें बहुत सारे पेज का यूज करना है और सारे पेज में सेम टाइटल लिखने हैं, तो अगर आप क्या करेंगे, बहुत सारे पेज को सिलेक्ट करने के बाद टाइटल को लिखने के बाद क्या करेंगे, हेडर पे क्लिक करेंगे तो सारे में सेम टाइटल लिखाता चला जाएगा। तो ये होता है यूज हेडर और फुटर का। और ये अगर आप लोग को सारे पेज में क्या करना है, नीचे में कुछ सेट करना है, कुछ डालना है, सारे पेज में सेम लिखना है, तो आप किसका सिलेक्ट करेंगे, किसे, फुटर का सिलेक्ट करेंगे। फुटर यानी नीचे में और हेडर यानी कि ऊपर में। तो ये हो गया हेडर और फुटर का। लेकिन अब इसमें से क्या करना है आप लोगों को, ऑड और इवन पेज को सिलेक्ट करना है। यानी कि ऑड वाले पे यानी ऑड 1 हो गया, 3 हो गया, उस तरह से आगे चलता जाएगा। तो ऑड वाले में और इवन वाले में यानी 2 हो गया, इसके बाद 4 हो गया। तो ऑड में कुछ अलग टाइटल और इवन वाले में कुछ अलग टाइटल डालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऑड और इवन पेज सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले इंसर्ट में जाने पे हेडर और फुटर का तो ऑप्शन आ गया। अब इसके बाद अगर ऑड और इवन पेज को सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, हेडर और फुटर जो लिखा हुआ है यहाँ पे, उस पर अगर क्लिक करेंगे आप तो इसके नीचे क्या लिखा आ रहा है, हेडर और फुटर। देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, हेडर और फुटर लिखा हुआ है। तो हेडर और फुटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस वाले पे हेडर पे या फिर फुटर पे क्लिक करेंगे तो हेडर और फुटर का ऑप्शन आ जाएगा। तो देख सकते हैं अब हेडर और फुटर जब क्या आया तो इसमें ऑप्शंस बहुत सारे हैं, डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ऑड और इवन पेज, शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो यानी अगर सारे फर्स्ट पेज का अलग अलग टाइटल लिखना है तो सिलेक्ट करना पड़ेगा डिफरेंट फर्स्ट पेज, या फिर ऑड और इवन के बेसिस पे पेज को सिलेक्ट करना है कि ऑड वाले का अलग टाइटल होगा, इवन वाले का अलग टाइटल होगा। तो उसके लिए सिलेक्ट करना है डिफरेंट ऑड और इवन पेज। तो इस तरह से सिलेक्ट होकर ये यूज हो जाएगा ऑड और इवन पेज का अलग अलग टाइटल। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं हेडर और फुटर का। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंट ऑड और इवन पेज। यहाँ पूछा गया था कि अगर आप डिफरेंट हेडर और फुटर को ऑड और इवन पेज के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट में सेट करना चाहते हैं तो एमएस वर्ड में किसे सिलेक्ट करेंगे, तो इसे सिलेक्ट करेंगे और डिफरेंट ऑड और इवन पेज को हेडर और फुटर में जाने के बाद। तो यहाँ पे कैसे हम लोगों ने यूज किया, सबसे पहले किस में हम लोग गए, एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में जाने के बाद हम लोग किस में गए, इंसर्ट में गए। इंसर्ट में जाने के बाद किस में गए,
हेडर और फुटर में, हेडर और फुटर में गए। उसके बाद किस में गए हम लोग, डिफरेंट, ऑड एंड इवन पेज। इस तरह का प्रोसेस हम लोगों ने फॉलो किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। डैश is a significant festival of the Parsi people who practice Zoroastrianism as it marks the birth anniversary of Zoroaster। डैश पारसी लोगों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो पारसी धर्म का अभ्यास करते हैं क्योंकि यह जोरास्टर की जयंती का प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, खोदाद साल। तो जो फेस्टिवल होता है जोरास्टर का, जिसमें जोरास्टर का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है और इसे पारसी कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और इसे ही बोला जाता है खोदाद साल। तो खोदाद साल जो फेस्टिवल है वो पारसी कम्युनिटी का है जिसमें जोरास्टर का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। और जोरास्ट्रियन का और भी दूसरा फेस्टिवल कौन कौन सा है, जिसमें है नवरोज जो कि पारसी न्यू ईयर है, मेहरगन जिसमें मिथ्रा को ऑनर किया जाता है, सदेह जिसमें फायर को ऑनर किया जाता है। तो ये सदेह, मेहरगन और नवरोज ये तीनों फेस्टिवल हैं किसके, जोरास्ट्रियन फेस्टिवल हैं ये तीनों। और एक खोदाद साल वो भी जोरास्ट्रियन फेस्टिवल था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस क्लासिकल डांसर। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, सोनल मानसी। तो हम लोग देखेंगे कुछ फैक्ट्स सोनल मानसी के बारे में। तो सोनल मानसी जो है वो कौन थी, इंडियन क्लासिकल डांसर जो कि है एक भरतनाट्यम और ओडिसी उसका एक फेमस डांसर रही हैं। और इन्हें यंगेस्ट रेसिपिएंट के हिसाब से इन्हें मिला है पद्म भूषण अवार्ड 1992 ईस्वी में, यानी 1992 ईस्वी में पद्म भूषण इन्हें मिला है। और इसमें ये यंगेस्ट रेसिपिएंट रह चुकी हैं और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन रह चुकी हैं डांसर की जिसमें इन्हें अवार्डेड किया गया पद्म भूषण से 2003 ईस्वी में। और ये पार्लियामेंट में राज्यसभा के भी मेंबर रह चुकी हैं और इन्हें नॉमिनेट किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा। अब हम लोग इंडिया के जो क्लासिकल डांसर्स हैं इम्पोर्टेंट उन्हें देखेंगे। सबसे पहले भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में किया जाता है, इसमें है रुक्मिणी देवी अरुंदले, पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई, तंजोर बाला सरस्वती, अनीता रत्नम, ग्रीष्मा राजन, माला प्रसन्ना, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, मृणालिनी साराभाई, परिजात नायक, सोनल मानसी और बीना चिकनहाली सेसादरी। नेक्स्ट है कथक। ये नॉर्थ इंडिया में किया जाता है, मेनली उत्तर प्रदेश में। इसमें बिरजू महाराज, नाहिद सदकी, लच्छू महाराज, गोपी कृष्णा, सरस्वती सेन, मंजरी चतुर्वेदी, शोभना नारायण, सितारा देवी, बिंदादीन महाराज, कलिका प्रसाद, विद्या देवी अड़कल। उसके बाद है कथकली जो केरला में किया जाता है। इसमें है कलामंडलम, कृष्णा नायर, शांता राव, मृणालिनी साराभाई, नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, कृष्णकुट्टी, शांता राव। उसके बाद है कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। इसके हैं मल्लिका साराभाई, राधा रेड्डी, पद्मनाजा रेड्डी, शोभना नायडू, यामिनी कृष्णमूर्ति, माधवी मुडगली। उसके बाद नेक्स्ट है मणिपुरी जो मणिपुर में किया जाता है। इसके हैं गुरु बिपिन सिंह, दर्शना झावेरी सिस्टर्स, देवजानी चालिहा, अमला शंकर। उसके बाद है मोहिनीअट्टम जो कि केरला में किया जाता है। इसके हैं कलामंडलम कल्याणी कुट्टी, शोभना सुनंदा नायर, कलामंडलम राधिका थानकमानी, कलामंडलम हेमावती। नेक्स्ट है ओडिसी जो उड़ीसा में किया जाता है। इसके हैं माधवी मुडगल, केलुचरण मोहपात्रा, सुरेंद्र नाथ जेना, शोभना सहाजनन, मीनाती मिश्रा, सोनल मानसी। उसके बाद है सतरिया जो कि असम में किया जाता है। इसके हैं जतिन
गोस्वामी, इंदिरा पीपी बोरा, घनकंटा बोरा, सरोडी सैकिया, पुष्पा भुआन, ब्रह्मानंदा बरख्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। इन विच ईयर वॉज टेनिस इंक्लूडेड इन द ओलंपिक गेम्स? टेनिस को किस वर्ष ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 1896 में। तो ओलंपिक गेम्स के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, यानी जब से ओलंपिक स्टार्ट हुआ तब से लेकर 2024 तक जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे और जहां से क्वेश्चन आपके आगे आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं, सारे फैक्ट्स मैंने इंक्लूड करते हुए एक वीडियो बनाया है जहां से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसे आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वहां से आप लोगों के बहुत सारे फैक्ट्स को देखने के लिए मिलेंगे ओलंपिक गेम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। Which kind of computer security requires verifying the genuineness of the individual or organizations that want to access a system? किस प्रकार की कंप्यूटर सुरक्षा के लिए उन व्यक्तियों या संगठनों की वास्तविकता की पुष्टि करने की आवश्यकता होती है जो सिस्टम का उपयोग करना चाहते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे ये वर्ड जो है जेन्यूननेस, इस वर्ड के सिनोनिम्स के हेल्प से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे कि जेन्यून होना यानी कि ऑथेंटिक होना। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किया SSC CHS 2024 के सेट 5 के क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं ऐसे ही और इम्पोर्टेंट आगे वीडियोज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।